नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद विनय मलिक पर। मैं रितु मैम हिंदी की एक और मैराथन आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पिछले मैराथन में हमने अपने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे जो थे संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन और कारक। मुझे उम्मीद है कि वो सभी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपका एक बेहद अच्छा रिवीजन हो गया होगा। उसी सीरीज में मैं आपके पास साथ 5 टॉपिक और शेयर करने जा रही हूं जो है क्रिया, विशेषण, काल, वाच्य एवं अव्यय। ये 10 टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें से आपको एग्जाम में कम से कम 8 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। वो क्या करते हैं, एक सेंटेंस आपको दे देते हैं और उसमें से किसी भी एक शब्द को रेखांकित करके पूछते हैं कि यह क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, संज्ञा का कौन सा भेद इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, सर्वनाम है तो सर्वनाम के कितने भेद है, या फिर ये सर्वनाम का कौन सा भेद है। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आप सभी को ये सारे के सारे टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सब ऑलरेडी इन्हें पढ़ चुके हैं, तो एक बार इनका रिवीजन जरूरी हो जाता है। तो आइए करते हैं हम अपने अगले 5 टॉपिक्स का रिवीजन। सबसे पहले जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है आपका विशेषण और विशेष्य। अब आपने पहले पढ़ा था संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा क्या था? आपका किसी भी चीज का नाम था, इंसान का हो या फिर किसी वस्तु का हो, जानवर का हो या फिर स्थान का हो। अब जितनी भी चीजें धरती पर भगवान ने बनाई है उनके अंदर कुछ ना कुछ खूबी जरूर बनाई है, उनके कुछ ना कुछ विशेषता जरूर बताई है। जैसे कि पृथ्वी क्या है? बहुत बड़ी है। पानी क्या है? नीला है। आसमान कैसा है? सफेद है। पेड़ हरे हैं। पहाड़ ऊंचा है। तो हर चीज की अपनी कुछ ना कुछ विशेषता होती है। अब उस विशेषता को बताने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। अब जैसे मैं बोलूं पहाड़ ऊंचा है, पहाड़ ऊंचा है, या फिर नीला आसमान है। अब इन दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर आपके दो संज्ञा इस्तेमाल हुए हैं, एक हुआ है पहाड़ और एक हुआ है आसमान। ये दोनों ही क्या है? संज्ञा है। इन संज्ञा की विशेषता किसने बताई है? ऊंचा और आसमान शब्द ने। कि पहाड़ की विशेषता क्या है? कि वो ऊंचा है। और आसमान की विशेषता क्या है? कि वो नीला है। तो विशेषता बताने वाले शब्द इसमें क्या हुए? ऊंचा और नीला। ऊंचा और नीला शब्द विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन दोनों को क्या कहा जाएगा? आपका विशेषण कहा जाएगा। तो विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं विशेषण के भेद के बारे में पढ़ने के लिए। अब विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के होते हैं आपके पास 4 भेद। आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या टिक करेंगे? 4 को टिक करेंगे। कुछ बच्चे गलती से 5 को भी टिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लास्ट वाले में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट वाला जो इसका भेद है उसका नाम संकेतवाचक भी है या फिर सार्वनामिक भी है। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि ये एक ही विशेषण के अलग अलग नाम है। तो आपको याद रखना है कि जो विशेषण है उसके कितने भेद होते हैं? सिर्फ 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण एवं संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। आइए अब हम इन सभी को अलग अलग करके समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो कि किसी चीज के आकार प्रकार के बारे में बताते हैं। जैसे कि गोल लड्डू, तो लड्डू की विशेषता क्या हो गई? कि वो कैसा है? गोल। तो ये क्या हो गया? इसका आकार। गुण दोष, जैसे कि काला, पत्थर, तो पत्थर का गुण क्या है यहाँ पर? कि वो पत्थर का रंग रूप कैसा हो गया? काला हो गया। गुण दोष का एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? जैसे कि मैं बोल दूं सुंदर, सुंदर लड़की, तो लड़की की विशेषता यहाँ पर क्या हो गई? कि वो कैसी है? सुंदर है। सुंदर होना क्या हो गया? उसका गुण हो गया।
स्वभाव, स्वभाव के अंदर आ जाएगा, जैसे आप बोले चिड़चिड़ा बच्चा, चिड़चिड़ा बच्चा। तो यहाँ पर जो ये चिड़चिड़ा वर्ड है ये क्या बता रहा है, बच्चे की विशेषता बता रहा है कि बच्चे का स्वभाव कैसा है, चिड़चिड़ा। तो आप याद रखेंगे कि अगर कोई भी विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार प्रकार, गुण दोष, रंग रूप या स्वभाव की जानकारी देता है तो वो किसके अंदर जाएगा, आपका गुणवाचक विशेषण के अंदर जाएगा। अब कुछ शब्द है जिन्हें हम गुणवाचक विशेषण में प्रयोग करते हैं, जैसे कि बड़ा, छोटा, सुंदर, अभद्र, काला, गोरा, मीठा, खट्टा, मोटी, पतली, चालाक, मूर्ख, बूढ़ा, जवान, बच्चा, अमीर, गरीब, बलवान, निर्बल, सच्चा, झूठा। तो ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो कि किसी भी वस्तु के आकार प्रकार, गुण दोष, रंग रूप या स्वभाव की जानकारी देंगी। तो अगर आपके सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर ऐसा कोई शब्द प्रयोग हुआ होगा तो आप क्या कहेंगे कि इसमें कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आपका परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण का मतलब होता है माप, किसी भी चीज की जो माप होती है, चाहे हम उसे मीटर में नापे या फिर उसे लीटर में नापे। मीटर मतलब उसकी लंबाई के हिसाब से नापे और लीटर मतलब उसके वजन के हिसाब से नापे। तो जिस चीज को मापा जा सकता है वो किसके अंदर जाएगी, परिमाणवाचक के अंदर जाएगी। उसे मापने के लिए हमने जिस शब्द का प्रयोग किया होगा और वो शब्द क्या हो जाएगा, आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे कि जो परिमाण या माप बताते हैं, जैसे कि हमने आम खरीदे। अब आम तो क्या है, एक विशेष नाम है, तो आम तो हो गया आपका संज्ञा। लेकिन आम की विशेषता क्या है कि वो हमने कुछ मात्रा में खरीदे, उसकी कुछ तोल है हमारे पास, और वो तोल क्या है, 2 किलो। तो ये 2 किलो हमें किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, आम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और जानकारी देने वाले जो शब्द होंगे वो क्या होंगे, आपके विशेषण। अब ये जानकारी किसके बारे में दे रहे हैं, उसके वजन के बारे में दे रहे हैं। तो जो ये वजन के बारे में जानकारी देने वाले शब्द हैं ये क्या हो गए, परिमाणवाचक विशेषण। इसी प्रकार 4 मीटर कपड़ा, यहाँ पर हमने कपड़े की लंबाई मापी। कपड़ा क्या होता है, आपका संज्ञा होता है, क्योंकि ये नाम है। तो नाम की खासियत क्या है कि वो कितना लंबा है, 4 मीटर। तो लंबाई के बारे में यहाँ पर ये बता रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका परिमाणवाचक। अब जो ये परिमाणवाचक है ये भी दो तरीके का होता है, एक निश्चित परिमाण और एक अनिश्चित परिमाण। अगर किसी भी वस्तु की माप यानी कि वजन और लंबाई अगर निश्चित है तो वो किसके अंदर जाएगा, निश्चित परिमाण के अंदर। और अगर अंदाजा हम लगा रहे हैं तो किसके अंदर जाएगा, अनिश्चित परिमाण के अंदर। जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा है 1 किलो सेब, तो 1 किलो फिक्स हो गया, पक्का है, कंफर्म है कि वो 1 किलो ही है, तो ये किसके अंदर चला गया, निश्चित के अंदर चला गया। कम चीनी, अब चीनी तो हमारे पास है लेकिन हमें पक्का नहीं पता कि वो कितना उसका वजन है। तो अगर हमें पक्का पता नहीं होता है तो वो किसके अंदर जाएगा, आपका अनिश्चित परिमाणवाचक के अंदर जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार थोड़े चावल। अब चावल की जो संख्या मात्रा है वो थोड़ी है, लेकिन ये नहीं पता कि 2 ही दाने हैं, एक मुट्ठी है, या फिर 10-15 दाने हम चावल के ले रहे हैं, हमें कुछ फिक्स नहीं पता। इस वजह से ये किसके अंदर चला जाएगा, अनिश्चित परिमाण के अंदर चला जाएगा। आपको सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखना है कि परिमाण के अंदर वो जाएंगे सिर्फ जिन्हें या तो तोला जाएगा या फिर जिनकी लंबाई मापी जाएगी। यानी वजन और लंबाई से संबंधित आपके जो शब्द होंगे वो किसके अंदर जाएंगे, परिमाणवाचक के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार आपका अगला विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। अब ये तो इसके नाम से स्पष्ट हो गया कि जो किसका बोध कराएंगे, संख्या का बोध कराएंगे। संख्या 1 2 3 4 5 6 या फिर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये भी क्या होते हैं, संख्यावाची ही होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपका 1 2 या 3 लिखा होगा तभी संख्यावाची होगा। अगर आपका प्रथम लिखा है तो भी वो किसके अंदर जाएगा, संख्यावाची के अंदर ही जाएगा। अब संख्यावाचक क्या हो गए, जो कि संज्ञा का बोध कराते हैं। जैसे कि 40 बच्चे और कुछ अध्यापक। अगर हमारे पास ऐसा ऐसी संज्ञा उसमें यूज हुई है जिसकी हम गणना कर सकते हैं, तो उस सेंटेंस के अंदर जो आपका विशेषण यूज होगा वो कैसा हो जाएगा, आपका संख्यावाचक हो जाएगा। अब जैसे बच्चे हैं, बच्चे का ना तो हम वजन कर सकते हैं और ना हम उनको माप सकते हैं, हम उन्हें क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं।
अध्यापकों को भी हम क्या करेंगे, क्लास में बहुत सारे अध्यापक हैं तो ना तो हम उनका वजन करेंगे ना हम उनको मापेंगे, हम क्या करेंगे, उनकी गिनती करेंगे। तो जब आपकी संज्ञा गणनीय होती है, ऐसी होती है जिन्हें गिना जा सकता है, तो उस समय पर आपका जो विशेषण प्रयोग होगा वो कैसा होगा, संख्यावाचक होगा। परिमाणवाचक विशेषण की तरह ही जो आपका संख्यावाचक विशेषण है वो भी दो प्रकार का होता है। पहला है आपका निश्चित संख्या और दूसरा है आपका अनिश्चित संख्या। अगर संख्या फिक्स है जैसे कि 10, 20, 30, चौथा, पांचवा, तो किसके अंदर चला जाएगा, निश्चित के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर संख्या निश्चित नहीं है, जैसे कि कमरे के अंदर बहुत सारे अध्यापक खड़े हैं और हमने किसी ऐसे पियोन को भेज दिया जिसे गिनती नहीं आती, तो वो क्या कहेगा बाहर आके कि अंदर कुछ अध्यापक खड़े हैं। या फिर जो आपकी प्रेयर हो रही है ग्राउंड के अंदर, उसमें बच्चे खड़े हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम उन्हें गिने वहां पे जाके, तो हम क्या बोलेंगे, बहुत सारे बच्चे खड़े हैं। तो बहुत सारे शब्द क्या हो गया यहाँ पर, संख्यावाची विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि उसने लड़कों की संख्या के बारे में अनुमान लगाने में हमारी मदद की है। तो बहुत से क्या होगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अगला होता है आपका संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। अब संकेत का अपना अलग मीनिंग होता है और सार्वनामिक का अलग मीनिंग होता है। तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये दोनों एक साथ क्यों लिए गए हैं। आपने सर्वनाम के जब भेद पढ़े थे तो उसमें आपका एक नाम ये था संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम क्या था आपका, यह, वह, ये और वे। ये क्या होते हैं, आपके संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं कि अगर कोई चीज हमारे पास है तो हम उसे यह कहेंगे, दूर है तो वह कहेंगे, ज्यादा चीजें हमारे पास है तो ये कहेंगे, ज्यादा चीजें हमसे दूर है तो वे कहेंगे। अब संकेत के लिए इन्हें यूज किया गया तो इस वजह से ये क्या हो गए, संकेतवाचक विशेषण हो गए। लेकिन ये सर्वनाम के अंदर भी आते हैं, इस वजह से इन दोनों को एक ही कैटेगरी के अंदर यहाँ पे रखा गया है। तो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण क्या होंगे, जो कि संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाएंगे। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं डिटेल में। अब देखिए, जो ये सार्वनामिक विशेषण है आपका, ये आगे जाके चार कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। कौन सा था, सार्वनामिक विशेषण। ये बट गया आपका चार कैटेगरी में। कौन कौन सी, सबसे पहला है आपका संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या होंगे, जो कि संकेत के लिए यूज किए जाएंगे, जैसे कि यह, वह, इस, उस। जैसे कि उस घर में कौन रहता है, यहां पर आपका जो उस शब्द है ये क्या है, आपका विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये घर के बारे में हमें जानकारी दे रहा है, इस वजह से ये क्या हो गया, आपका संकेतवाचक विशेषण हो गया। विशेषण का जो प्रयोग है वो अधिकतर कहाँ किया जाता है, संज्ञा के पहले किया जाता है, संज्ञा से पहले। तो जब भी किसी सर्वनाम का इस्तेमाल संज्ञा से पहले किया जाता है या फिर इस जगह पर किया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, वो सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे कि आपके पास दो एग्जाम्पल मैंने लिख दिए, क्या, यहां, जैसे कि क्या बच्चा खेल रहा है, और दूसरा हो गया आपका बच्चा क्या खेल रहा, बच्चा क्या कर रहा है। अब ये दो सेंटेंस है, इन दोनों में क्या शब्द का प्रयोग हुआ, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन एक सेंटेंस में तो जो क्या है ये सर्वनाम का काम कर रहा है और एक सेंटेंस में ये किसका काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है। इसमें ये विशेषण क्यों हो गया, क्योंकि ये संज्ञा के जस्ट पहले इस्तेमाल हो गया। और क्या क्या होता है आपका, प्रश्नवाचक विशेषण होता है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का जो इस्तेमाल है वो संज्ञा के पहले किया गया, इस वजह से हम इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम न कहकर क्या कह देंगे, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कह देंगे। क्यों? क्योंकि इसने बच्चे के बारे में हमें विशेषता बताई है कि जो बात की जा रही है
वो किसके बारे में की जा रही है? बच्चे के बारे में की जा रही है। विशेषण का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि किसी भी चीज के बारे में जानकारी जो देते हैं, वो शब्द विशेषण है। यहाँ पर ये बच्चे के बारे में जानकारी हमें प्रदान कर रहा है, इस वजह से ये क्या हो गया आपका प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। दूसरे में ये क्या जो है ये प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किया गया है, बच्चे के बारे में पूछने के लिए नहीं किया गया है। यहाँ पर ये उसके करने काम के बारे में पूछ रहा है। तो जब ये अन्य चीजों के बारे में पूछेगा, संज्ञा के बारे में नहीं पूछेगा, उस समय पर ये क्या हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ये अंतर होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम में और प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में। इसी प्रकार जितने भी सर्वनाम हैं, अगर उनका इस्तेमाल जितने भी सर्वनाम है उनका इस्तेमाल यदि संज्ञा से बिल्कुल पहले कर दें हम, तो वो किस में बदल जाएंगे? सार्वनामिक विशेषण में बदल जाएंगे। जैसे कि आपका यह, वह, इस, उस, कोई, कुछ, कौन, किस, उसकी, मेरा, ये सब शब्द हमने सर्वनाम के अंदर पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर हमने इन्हें सार्वनामिक विशेषण कह दिया। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर सेंटेंस में इनके जस्ट बाद क्या लिखी गई है? संज्ञा लिखी गई है। उस घर, इस किताब, कोई आदमी, कुछ मछलियां, कौन बच्चा, किस खेल, उसकी साड़ी, मेरा घर। हर एक शब्द के बाद आपको संज्ञा दिखाई देगी। तो जब भी किसी सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा होती है, तो वो शब्द सर्वनाम न रहकर किस में बदल जाता है? सार्वनामिक विशेषण में बदल जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी। एक बार हम इन सबको अब रीड कर लेते हैं। तो पहला है आपका संकेतवाचक विशेषण। इसमें आपके शब्द आ जाएंगे यह, वह, इस, उस। यदि इनके जस्ट बाद आपकी संज्ञा होगी तो आप आंख बंद करके क्या कह देंगे कि ये क्या है? संकेतवाचक या फिर निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। जैसे उस घर में कौन रहता है? इस किताब को मुझे दो। उसके बाद है घर, घर है संज्ञा, तो ये हो गया संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। इस किताब, ये निश्चित है कि जो किताब मेरे सामने बात रखी है उसी के बारे में बात हो रही है, तो इसे हम निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण भी कहेंगे। विशेषण क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या लिखी हुई है? संज्ञा लिखी हुई है। अगला है आपका अनिश्चयवाचक। क्यों? इसमें हमें निश्चित नहीं होता कि जिस चीज के बारे में बात की जा रही है वो हमारे सामने ही है या फिर कौन है, क्या है, कुछ हमें उसके बारे में पता नहीं होता। इसका उदाहरण है कोई आदमी। कोई क्या है? यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन इसके तुरंत बाद क्या आ गई? संज्ञा, तो ये बन गया अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। कुछ मछलियां तैर रही है। कुछ जो था आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम था, लेकिन उसके बाद संज्ञा का इस्तेमाल हो गया, तो ये किस में बदल गया? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में। इसी प्रकार अगला है आपका प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न पूछने के लिए हमने कौन और किस शब्द का प्रयोग किया है? कौन बच्चा खेल रहा था या फिर किस खेल को खेलना। इन दोनों ही शब्दों के तुरंत बाद संज्ञा का इस्तेमाल हुआ है, तो ये दोनों शब्द किसके अंदर चले गए? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में। ऐसे ही आपका अगला है संबंधवाचक। जैसे कि साड़ी किसकी है? उसकी है, तो साड़ी के और उसके बीच में कोई संबंध है, संबंध बताने के लिए उसके शब्द का प्रयोग किया गया, तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। लेकिन इसके तुरंत बाद संज्ञा है, तो इसे हम सर्वनाम न कहकर क्या कह देंगे? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण नाम इसका हो जाएगा। इसी प्रकार अगला है मेरा घर। मेरा शब्द क्या बता रहा है? घर के और मेरे बीच में संबंध बता रहा है कि घर किसका है? मेरा है। संबंध बताया तो हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, लेकिन तुरंत बाद संज्ञा है, तो इस वजह से बन गया संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चारों भेद अच्छे से समझ आ गए होंगे। विशेषण के आपने 4 भेद पढ़े हैं। लास्ट वाला विशेषण था आपका सार्वनामिक विशेषण, उसके भी आपने आगे चलकर 4 भेद पढ़ लिए। लेकिन अगर प्रश्न आपका आता है कि विशेषण के कितने भेद हैं, तो आप उत्तर में सिर्फ क्या टिक करेंगे? 4 को ही टिक करेंगे। अगला टॉपिक है आपका विशेष्य। अब ये विशेष्य क्या हो गई? अब जो विशेषण है वो किसकी विशेषता बता रहा है? जिसकी भी विशेषता बताई जाएगी, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, वो ही क्या होता है? आपका विशेष्य होता है। जैसे कि हमने लिख दिया काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो काला क्या दे रहा है हमें? घोड़े के बारे में जानकारी दे रहा है, घोड़े के रंग के बारे में जानकारी दे रहा है। तो जानकारी देने वाले शब्द क्या हो गए? आपके विशेषण। तो काला तो क्या हो गया? विशेषण। अब काला है कौन?
जानकारी दी किसके बारे में? हमने घोड़े के बारे में। तो जिसके बारे में जानकारी दी वो क्या हो गया आपका? विशेष्य। ठीक है, ये विशेष्य भी है और ये विशेष्य क्या है? एक संज्ञा है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि घोड़ा तो संज्ञा है, आपने इसे विशेष्य क्यों बता दिया। जो विशेष्य शब्द होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं, क्योंकि इन्हीं की विशेषता हम बताते हैं विशेषण के द्वारा। ठीक है, तो विशेष्य क्या हो गए? वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है। अगला है आपका प्रविशेषण। अब प्रविशेषण क्या होता है? विशेषण की भी विशेषता अगर कोई बता दे। विशेषण तो खुद जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जो जानकारी हम दे रहे हैं उसमें अगर हम और कुछ भी ऐड कर दे तो वो क्या हो जाएगा आपका? प्रविशेषण। जैसे कि मोहन की बेटी अति सुंदर है। यहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि बेटी सुंदर है, लेकिन अति सुंदर है मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो अति ने क्या किया? सुंदर को भी और ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब सुंदर के मीनिंग को और ज्यादा इसने बढ़ा दिया। तो विशेषण के मतलब को अगर कोई और ज्यादा बढ़ा दे तो वो क्या हो जाता है आपका? प्रविशेषण। अगला है आपका राम अत्यधिक तेज छात्र है। राम की खूबी क्या है? कि वो क्या है? तेज है। तेज ने क्या दी हमें? राम के बारे में जानकारी दी। तो तेज क्या हो गया आपका? विशेषण हो गया। लेकिन अत्यधिक तेज है मतलब नॉर्मल तेज बच्चा नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा तेज है। तो इसने विशेषण की भी विशेषता बता दी कि वो विशेषण कोई नॉर्मल विशेषण नहीं है, बहुत हाई क्वालिटी का विशेषण है। तो इस वजह से क्या हो गया आपका? प्रविशेषण हो गया। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि राम क्या हो गया आपका? संज्ञा हो गया, और यही क्या है आपका? विशेष्य भी है, क्योंकि जानकारी किसके बारे में दी गई? राम के बारे में दी गई। अत्यधिक क्या हो गया? प्रविशेषण। तेज क्या हो गया? विशेषण। छात्र भी क्या है? संज्ञा है। लेकिन यहां पर ये विशेष्य नहीं है, क्योंकि विशेष्य क्या है आपका? राम है। तो आपको ये अंतर याद रखना है कि राम के बारे में बात की गई है। छात्र तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उन सभी छात्रों में से हमने केवल राम के बारे में बात किया, तो विशेष्य आपका राम होगा, ना कि छात्र। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको भली भांति समझ आ गया होगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, लेकिन अगर आप किसी भी चीज को समझते हैं तो मेरा मानना ये है कि उसे बहुत अच्छे से डीपली ही समझना चाहिए, इस तरीके से कि हम उसे भविष्य में कभी ना भूले, भले ही हमें उसे 2 बार की बजाय 10 बार अच्छे से समझना पड़े। अगला है आपका तुलनात्मक विशेषण। अब विशेषण क्या दे रहे हैं? जानकारी दे रहे हैं। अगर अकेली चीज के बारे में जानकारी दे देंगे तो वो विशेषण अपनी मूलावस्था में इस्तेमाल हो जाएगा। अगर 2 चीजों के बारे में जानकारी दे देगा तो विशेषण उत्तरावस्था में प्रयोग किया जाएगा। अगर 2 से ज्यादा चीजों के बारे में जानकारी देगा तो विशेषण उत्तमावस्था में प्रयोग किया जाएगा। तो तुलनात्मक विशेषण क्या हुए? 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की विशेषताओं के मिलान को हम क्या कहते हैं? तुलना कहते हैं। और तुलना के आधार पर विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं? 3। तो आपका प्रश्न आ सकता है कि तुलना के आधार पर विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं? तो आप क्या टिक करेंगे? उसमें 3 को टिक करेंगे। जैसे कि पहला अवस्था है आपकी मूलावस्था। मूलावस्था क्या होती है? जब किसी अकेली वस्तु के बारे में बात की जाती है, जैसे कि मोटा लड़का पेड़ पर बैठा है। तो यहाँ पर अकेले लड़के के बारे में बात हुई तो हमने उसके लिए मोटा शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया। तो मोटा क्या हो गया आपका? विशेषण की मूलावस्था हो गई। जैसे कि आपका है उच्च, निकृष्ट, सुंदर, शुभ्र, ये सभी शब्द क्या है? अपनी मूलावस्था में है, क्योंकि ये किसी अकेली वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताने के लिए प्रयोग किए जाएंगे। अगला है आपका उत्तरावस्था। किन्हीं 2 व्यक्तियों या स्थानों की तुलना करने वाले शब्द, जैसे कि उच्चतर, जैसे कि मोहन जो है, जैसे अगर हम एक सेंटेंस ले, राम सुंदर है, और अगला सेंटेंस ले, मोहन राम से अधिक सुंदर है। तो दोनों ही सेंटेंस में बात तो किसकी की गई? सुंदरता की गई। लेकिन जब अकेला सुंदर था तो हमने उसे मूलावस्था में प्रयोग किया, लेकिन जब 2 लोगों की बात हो गई तो जो सुंदर है वो अपनी मूलावस्था में नहीं रहेगा, वो किस में बदल जाएगा? उत्तरावस्था में बदल जाएगा। उत्तरावस्था में बदलने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? अधिक शब्द का इसके साथ प्रयोग कर देंगे।
और अगर हमें अधिक का प्रयोग नहीं करना है तो हम उसके साथ क्या जोड़ देते हैं, तर उसके अंत में लगा दिया जाता है। जैसे उच्च का क्या हो जाएगा, उच्चतर, निकृष्ट का क्या हो जाएगा, निकृष्टतर, सुंदर का हो जाएगा अधिक सुंदर, शुभ्र का हो जाएगा शुभ्रतर। इसी प्रकार अगला है आपका उत्तमावस्था। उत्तमावस्था कब प्रयोग की जाएगी, जब दो से अधिक वस्तुओं या स्थानों की बात होगी, जैसे कि उच्चतम, निकृष्टतम, सबसे अधिक सुंदर और शुभ्रतम। जैसे कि हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत उच्च है। अकेली चीज के बारे में बात की गई तो हमने यहाँ पर उच्च का यूज किया, जो कि क्या हो गई, इसकी मूलावस्था हो गई। अगर हम दो पर्वतों के बारे में बात कर दे कि शिवालिक हिमाद्री से उच्चतर है, मतलब इन दोनों के बीच में अगर हम कंपैरिजन हमने की तो ये क्या, हमने उच्च के बजाय किसका यूज किया, उच्चतर का यूज किया, क्योंकि दो चीजों के बारे में बात की जा रही है। और अगर हमने बहुत सारे, जैसे कि माउंट माउंट एवरेस्ट उच्चतम पर्वत है, कि माउंट एवरेस्ट जो है वो सभी पर्वतों में सबसे ऊंचा है। तो यहाँ पर अकेले पर्वत की बात आपको देखने में लग रहा होगा कि सेंटेंस में सिर्फ माउंट एवरेस्ट है, लेकिन यहाँ पर इसकी तुलना धरती के सारे पर्वतों से कर दी गई कि माउंट एवरेस्ट क्या है, उच्चतम पर्वत है, धरती का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो जो सबसे अधिक वाली बात होगी उसमें आप क्या लगा देंगे, तम शब्द का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार अगर किसी शब्द में तम प्रयोग नहीं होता है तो उसमें हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, सबसे अधिक प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि विशेषण का जो ये पूरा टॉपिक था ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है क्रिया। तो आइए समझते हैं कि क्रिया क्या होती है। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले, तो क्रिया क्या है, एक प्रकार से आपके एक्शन। एक्शन माने आपके जो काम है वो ही क्या होंगे, क्रिया होंगे। तो क्रिया क्या हो गई, ऐसा शब्द जिससे ये पता चले कि काम, क्या काम हो रहा है। अब जो क्रिया है उसका निर्माण किससे होता है, धातु से होता है। क्रिया का निर्माण किससे होता है, धातु से होता है। इसलिए हम धातु की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि क्रिया का मूल रूप क्या है, धातु है। मतलब क्रिया की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, धातु से। अब जैसे कि आपके पास वर्ड है लिखना, तो लिखना कैसे बना है, लिख प्लस ना। तो यहाँ पर लिख जो है वो क्या हो गई, इसकी धातु, धातु जिसे और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता। लिख को अगर हम तोड़ेंगे तो ली प्लस ख, ये दो निरर्थक शब्दों में टूट जाएगा जिनका अपना मीनिंग नहीं होगा। लेकिन धातु क्या होगी, दो टुकड़ों में से जो आपका सार्थक रूप ये प्राप्त हुआ है ये हो जाएगी आपकी धातु। जैसे कि नाचो की क्या हो जाएगी आपकी, नाच प्लस ओ। तो यहाँ पर जो ये नाच वर्ड है, नाचो की उत्पत्ति किससे हुई, नाच से हुई। तो नाच क्या हो गया आपका धातु, और नाचो क्या हो गई आपकी क्रिया। ठीक है, अब जो क्रिया है उसके भेद अलग अलग प्रकार से होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर। ठीक है, कर्म मतलब क्या काम हो रहा है। अब कर्म के आधार पर जो क्रिया है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी अकर्मक क्रिया और एक होती है आपकी सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, कर्म और सकर्मक क्रिया में आपका कर्म होता है। अब ये कर्म का पता हमें कैसे चलेगा कि कर्म है या नहीं, तो जो सेंटेंस है उसे आप प्रश्नवाचक सर्वनाम में बदल दो। अगर आपको उसका उत्तर सेंटेंस से प्राप्त हो गया तो वो है सकर्मक क्रिया, और अगर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो क्या है, अकर्मक क्रिया। अब प्रश्न में बदलने के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, क्या, किसे, किसको का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपका पहला उदाहरण है, मीना मीरा गा रही है। अब हम क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम क्रिया से संबंधित प्रश्न पूछेंगे कि मीरा क्या गा रही है, मीरा किसे गा रही है, मीरा किसको गा रही है। हमें इस सेंटेंस से पता नहीं चला, कर्म पता नहीं चला कि मीरा किसे गा रही है, तो ये क्या हो गया आपका अकर्मक हो गया, क्योंकि इसमें हमें कर्म का पता ही नहीं चला।
दूसरा है आपका मीरा गाना गा रही है। अब इसमें अगर हम प्रश्न पूछते हैं कि मीरा क्या गा रही है, तो हमें उत्तर मिल गया गाना। तो गाना क्या हो गया, यहाँ पे कर्म हो गया। कर्म का उत्तर हमें मिल गया, तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं, मोहन खेल रहा है। तो अगर हम इसे क्वेश्चन में बदले, मोहन क्या खेल रहा है, उत्तर मिलता नहीं सेंटेंस को पढ़ के। मोहन किसे खेल रहा है, मोहन किसको खेल रहा है, इस सेंटेंस से हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया। अब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, मोहन फुटबॉल खेल रहा है। इसे प्रश्न में बदलो, मोहन क्या खेल रहा है, फुटबॉल। मोहन किसे खेल रहा है, फुटबॉल को। ठीक है, तो अगर हमें प्रश्न का उत्तर मिल गया तो सकर्मक, और अगर हमें क्या किसे किसको करके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो हो गई आपकी अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्या हो गया, कर्म रहित, जिसमें कर्म का पता न हो, और सकर्मक जिसमें कर्म का पता चल जाए प्रश्न में बदलने के पश्चात। ठीक है, मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया। अगला है आपका वाक्य निर्माण के आधार पर क्रिया के भेद, कि वाक्य के अंदर इनका प्रयोग किस प्रकार से किया गया। सबसे पहले है आपकी सहायक क्रिया। वाक्य निर्माण के आधार पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितने भेद है, तो आप क्या उत्तर देंगे, 5 भेद है। सबसे पहला है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं, जैसे कि इज आर एम क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है, उन्हें ही हिंदी में कहा गया सहायक क्रिया। ये है आपकी है, हैं, था, थे, थी, रहा है, रही है, रहे होंगे, ये सब जो हैं ये किसके अंदर जाएंगे, आपके सहायक क्रिया के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर आपके दो शब्द लिखे हैं, है और हैं। एक के ऊपर बिंदी नहीं लगाई गई है, एक के ऊपर बिंदी लगाई गई है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि ये इन दोनों में क्या अंतर है। तो इन दोनों में अंतर ये होता है कि अगर किसी अकेले पर्सन के बारे में बात की जा रही है, अकेले व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो आप है का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मोहन आता है। लेकिन अगर हम ज्यादा चीजों के बारे में बात करेंगे, बच्चे आते हैं, जब आपका बहुवचन हो जाएगा, तो उस समय पर आप ये वाला है इस्तेमाल न करके ये दूसरे वाले है का इस्तेमाल करेंगे। तो इनमें अंतर यही है कि जो ये बिना अंग की बिंदी वाला है इसका उपयोग एक वचन के साथ किया जाता है, और बिंदी वाले हैं का जो इस्तेमाल है वो बहुवचन के साथ किया जाएगा। ठीक है, अगला है आपका पूर्वकालिक क्रिया। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, पूर्वकालिक। कर्ता जब एक कार्य पूरा करके तुरंत दूसरा काम शुरू कर दे, कि एक काम पूरा करा नहीं और तुरंत हमने दूसरा चालू कर दिया, जैसे कि पानी भर के लाना, पानी भरा भी और उसे लाया भी। तो जैसे ही पानी भरा तुरंत उसे वो लेके आ गया, तो यहाँ पर उसने दो काम किए, एक तो भरने का और एक लाने का। तो पूर्वकालिक क्रिया में क्या होंगे, आपके पास दो काम होंगे, दो काम में से एक काम पहले फिनिश हो जाएगा और उसके तुरंत बाद दूसरा काम किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका अगला उदाहरण है, राम मोहन को मारकर भाग गया। यहाँ पर आपकी दो क्रिया है, एक तो मारना और एक भागना। जैसे ही मारा तुरंत भाग गया, तो एक काम के पूरा होते ही तुरंत दूसरा काम कर दिया, तो ये क्या हो गई आपकी पूर्वकालिक क्रिया। इन दोनों में से जो काम पहले किया गया वो पूर्वकालिक क्रिया होगी, दोनों पूर्वकालिक क्रिया नहीं होगी। यहाँ पर मारने का काम पहले किया गया, तो मारकर क्या हो गई, आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। भर के भी क्या है, आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, अगला है आपका द्विकर्मक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया में भी दो कर्म थे और द्विकर्मक क्रिया में भी दो कर्म होंगे, लेकिन एक का जो पूर्वकालिक क्रिया थी उसमें हमारा मेन था पहले वाला काम, लेकिन इसके अंदर दोनों ही काम मेन होंगे। जैसे कि वह कुत्ते को लाठी से मारता है। अब इसके अंदर आपका क्या हो गया, दो कर्म हो गए। वह कुत्ते को लाठी से मारता है, कि क्या करता है, मारता है, और किससे मारता है, लाठी से मारता है। किससे मारता है, लाठी से मारता है। तो किसे और किससे, दो प्रश्न आपके द्विकर्मक क्रिया के अंदर बनेंगे। अगर दोनों का उत्तर मिल रहा है तो आपकी कौन सी क्रिया इस्तेमाल हुई है, द्विकर्मक क्रिया हुई है। जैसे कि दुकानदार ग्राहक को टॉफी देता है, तो दुकानदार ग्राहक को क्या देता है, टॉफी देता है, और किसे देता है, ग्राहक को देता है। तो यहाँ पर आपके दो कर्म हो गए, एक टॉफी देना और एक क्या देना, ग्राहक को देना। तो दो कर्म हो गए, तो ये बन गई आपकी द्विकर्मक क्रिया। अगला है आपका नाम बोध क्रिया। नाम बोध क्रिया क्या होगी, संज्ञा या विशेषण के साथ मिलकर प्रयोग होने वाली क्रिया। जब किसी भी क्रिया को हम
संज्ञा या सर्वनाम के साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, संज्ञा या विशेषण के साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे वो हो जाएगा नामबोध क्रिया। जैसे कि खून खोलना, अब खोलना क्या है, एक क्रिया, लेकिन इसे जोड़ दिया हमने खून के साथ, खून क्या होता है, संज्ञा, संज्ञा के साथ मिलकर इसका मीनिंग पूरा हुआ तो ये हो गई आपकी नामबोध क्रिया। दुबला होना, अब दुबला क्या है, विशेषण है, लेकिन जब इसे होना के साथ मिला दिया गया तो ये क्या बन गई, आपकी नामबोध क्रिया बन गई। इसी प्रकार है आपका लाठी मारना, लाठी क्या है, संज्ञा है, और मारना क्या है, क्रिया है। जब ये दोनों एक साथ मिल गए तो क्या बन गया, आपकी नामबोध क्रिया बन गई। ठीक है, अब आपका अगला टॉपिक है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया दो क्रिया का मेल। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि द्विकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया सेम है, लेकिन ये दोनों क्या है, अलग अलग है, क्योंकि इसमें दो क्रियाओं को एक साथ मिला दिया गया, उसमें जो काम थे वो अलग अलग जगह लिखे हुए थे। जैसे कि ग्राहक लाठी से मारा, तो मारा और लाठी से मारा ये अलग अलग काम हो गए, लेकिन इसमें क्या है, दोनों एक साथ यूज हो गए। जैसे कि है आपका, हम साथ में उठते बैठते हैं तो दोनों क्रिया एक साथ ही इस्तेमाल हो गई। वह रोज मैदान में दौड़ा करता है, दौड़ना और करना दोनों काम एक साथ हो गए। मुझे खाना दो, अगर इसमें आपके कुछ अलग भी चीजें हैं, अगर हम किसी से अनुमति मांग रहे हैं तो अनुमति मांगते समय जिस क्रिया का इस्तेमाल होता है वो भी क्या होगी, आपकी संयुक्त क्रिया ही होगी। देखने में आपको इसके अंदर सिर्फ एक ही क्रिया क्रिया तो आपको दिखाई नहीं दे रही, मुझे खाने दो, तो खाना यहाँ पर आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है, दूसरी क्रिया नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हम किसी से अनुमति मांग रहे हैं। तो अगर हम अनुमति मांगते हैं तो उस समय भी जो क्रिया इस्तेमाल की जाएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी संयुक्त क्रिया। नित्यता बोधक, नित्यता मतलब जो काम कंटिन्यूअस चल रहा है, अगर कोई काम लगातार चल रहा है, उस सेंटेंस को हम बोल रहे हैं तो उसके अंदर क्या कहा जाता है कि कैसी क्रिया यूज हुई है, आपकी संयुक्त क्रिया। मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ और रहा, ये क्या हो गई, आपकी संयुक्त क्रिया। इसी प्रकार समाप्ति बोधक जो आपके वाक्य होंगे वो भी किसके अंदर जाएंगे, संयुक्त क्रिया के अंदर ही जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि अगर अनुमति बोधक, नित्य बोधक या समाप्ति बोधक आपका सेंटेंस है तो उसके अंदर किस प्रकार की क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, संयुक्त क्रिया का। अनुमति बोधक मतलब किसी से अनुमति मांगने के लिए सेंटेंस, जैसे कि मुझे पानी दो, मुझे खाने दो, मुझे जाने दो। ठीक है, नित्यता बोधक मैं पढ़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं जा रहा हूं। समाप्ति बोधक मैं पढ़ चुका, मैं खेल चुका। ठीक है, तो इस प्रकार के जो आपके सेंटेंस होंगे उनके अंदर कौन सी क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया। अब अगला है आपका प्रेरणार्थक क्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया से ही पूछे जाते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी कि जब कर्ता कार्य को स्वयं ना करके किसी अन्य से करवाता है, कि जैसे मैं हूं, मुझे कोई काम है और वो मैं खुद ना करके किसी और से करवा दूं, तो जो काम होगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। जैसे कि वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, अब पढ़वाना तो था उन्हें, लेकिन पढ़वाया किससे, अध्यापक से पढ़वाया, तो अपना काम खुद न करके किसी और से करवा दिया। तो यहाँ पर जो आपकी क्रिया हुई, क्या है आपकी क्रिया, पढ़वाते, वो क्या हो गई, आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। मोहन सोहन को स्कूल छुड़वाता है, तो मोहन सोहन को स्कूल छोड़ने खुद नहीं गया बल्कि उसने किसी और से छुड़वा दिया। अगर खुद करता तो आपका सेंटेंस क्या हो जाता, मोहन सोहन को स्कूल छोड़ता है, लेकिन यहाँ पर इसने छोड़ा नहीं बल्कि छुड़वाया, तो छुड़वाया किसी और से कार्य कराया, तो इसलिए किसके अंदर चला गया, प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर। तो पढ़वाते और छुड़वाता ये दोनों आपकी क्या हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ठीक है, ये था आपका क्रिया का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि सबसे पहले क्रिया के कर्म के आधार पर कितने भेद हैं, दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। यदि कर्म है तो सकर्मक, कर्म नहीं है तो अकर्मक। आगे हमने पढ़ा कि वाक्य निर्माण के आधार पर इसके कितने भेद हैं, 5। सहायक क्रिया, यह है, था, थे, थी। पूर्वकालिक क्रिया, जब दोनों कामों में से कोई एक काम पहले हो जाए। द्विकर्मक क्रिया, जब हमें ये पता हो कि कर्म हुआ है और कर्म किसकी सहायता से हुआ है ये भी हमें पता हो, तो क्या हो गया, द्विकर्मक क्रिया। अगला है नामबोध क्रिया, जब संज्ञा या विशेषण के साथ मिलकर क्रिया इस्तेमाल हुई हो। अगला था आपका संयुक्त क्रिया, जहां पर दो क्रिया एक साथ इस्तेमाल की जाएगी या फिर किसी चीज के लिए अनुमति मांगी जाएगी।
लगातार कोई काम हो रहा होगा या फिर कोई काम अभी अभी समाप्त हो गया होगा पूर्ण रूप से। प्रेरणार्थक क्रिया है आपकी जब कोई काम खुद न करके किसी और से करवाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी क्रिया और मुझे उम्मीद है कि ये आपको भली भांति समझ आ गई होगी। एक होता है आपका क्रिया विशेषण। क्रिया और विशेषण का ये मेल नहीं होता, बल्कि इसका मतलब कुछ और ही होता है। कुछ बच्चे इसके नाम से इसे क्या समझ सकते हैं कि क्रिया और विशेषण का मेल हो गया, लेकिन क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कुछ अलग ही शब्द होते हैं जो ना तो क्रिया के रूप में इस्तेमाल होते हैं, वो क्या होते हैं? विशेषण के रूप में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये विशेषता संज्ञा या सर्वनाम की नहीं बताते, बल्कि किसकी बता देते हैं? क्रिया की। कि काम कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, जल्दी हो रहा है। ठीक है, ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे? आपके क्रिया विशेषण। अगला टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका काल। काल का मतलब ही क्या है? समय। तो काल की डेफिनेशन क्या हो गई? क्रिया के जिस रूप से क्रिया या फिर काम के होने के समय का पता चले, उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो काल का मतलब क्या हो गया? सिंपल भाषा में समय। अब काल के कितने भेद होते हैं? काल के होते हैं आपके 3 भेद। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ये आप सभी जानते हैं कि इसके 3 मेन भेद होते हैं। अब ये भी आप सब जानते होंगे कि भूतकाल क्या होता है कि जिसमें बीते हुए समय में कोई कार्य संपन्न हो गया। वर्तमान काल, जिसमें वर्तमान में कार्य या तो चल रहा हो या फिर वर्तमान में अभी अभी खत्म हुआ हो। भविष्यत काल क्या हो जाएगा? जिससे ये पता चले कि कार्य ना तो पहले अभी फिनिश हुआ है और ना पहले हुआ था, वो भविष्य में होगा। तो वो क्या हो जाएगा? आपका भविष्यत काल। जैसे कि बच्चा गया, मतलब पहुंच गया, वो पुरानी बात हो गई भूतकाल। बच्चा गया है, बच्चा गया है मतलब वो चला गया है, अब फिलहाल वो यहाँ पर नहीं है। बच्चा जा चुका था, तो तीनों ही सेंटेंस से हमें क्या पता चला कि काम ऑलरेडी हो चुका है, पुरानी बात हो गई, तो ये चले गए भूतकाल के अंदर। मुनि माला फेरता है, तो हमेशा जो मुनियों का काम होता है वो क्या है? माला फेरने का। तो जितने भी मुनि हैं उनका नाम सुनते ही हमारे मन में क्या विचार आया कि मुनि माला फेरता है। तो जो नित्य बात होती है, जैसे कि सूर्य उगता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो जो काम नित्य प्रति अपने समय पर होते ही रहते हैं या फिर जो हमारी आदतें होती हैं, वो सब किस में इस्तेमाल होती है? वर्तमान काल के अंदर जाती हैं। भविष्यत काल के अंदर रेखा खाना खाएगी, ना अभी खाया है, ना पहले, ना खा रही है, ना पहले खाया है, वो बाद में खाएगी। तो ये क्या हो गया? भविष्यत काल। शायद आज बारिश हो जाए, जो अनुमान हम लगाते हैं वो भी किसके अंदर जाएंगे? भविष्यत काल के अंदर जाएंगे। ठीक है, ये तीनों आपने अच्छे से पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे इन तीनों के अलग अलग भेद, क्योंकि कई बार एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूतकाल के भेद। अब भूतकाल के कितने भेद होते हैं? आपके 6 भेद। तो अगर प्रश्न आएगा कि भूतकाल के कितने भेद हैं, तो आप क्या उत्तर लगाएंगे? 6। सबसे पहला है आपका सामान्य भूत। कार्य बीते समय में संपन्न। सामान्य भूत का मतलब क्या है? कि काम ऑलरेडी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि सोहन गया, सोहन गया मतलब वो जा चुका है, अब वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो ये हो गया आपका सामान्य भूत। अपूर्ण भूत, जब कार्य अभी समाप्त न हुआ हो। जैसे कि मोहन खेल रहा था, कि जब मैं वहां खड़ा था तो मोहन खेल रहा था, मुझे अब ये पक्का नहीं पता कि वो अभी भी खेल रहा है या फिर खेल के जा चुका है। तो जब हमें यही ना पता हो कि कार्य अभी समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है, तो वहां आपका क्या हो जाता है? अपूर्ण भूत। लेकिन हमें ये पक्का पता है कि पहले वो काम चल रहा था, तो अपूर्ण भूत की पहचान क्या हो जाती है आपकी? रहा था, रही थी, रहे थे। अगला है आपका संदिग्ध भूत, जहां पर हमें कार्य के होने में संदेह हो, कि बच्चा आया होगा, कि शायद वो बच्चा पहले आया होगा, कि ये भूतकाल में कोई ऐसा काम जिसपे हमें संदेह हो, वो किसके अंदर चला जाएगा? संदिग्ध भूत के अंदर। अगला है आपका आसन्न भूत। आसन्न भूत क्या होता है? जब कार्य के संपन्न होने का समय निकट आ जाए। जैसे कि कमल गया है, तो कमल बिल्कुल जस्ट अभी अभी गया है, तो ये क्या हो गया? आपका आसन्न भूत हो गया, कि जब कोई काम बिल्कुल अभी अभी हुआ है। पूर्ण भूत क्या हो जाएगा? जब कार्य को संपन्न हुए बहुत समय बीत गया, बच्चा आया था, बहुत समय पहले, बहुत टाइम हो गया कि बच्चा तो आ गया था,
तो जब कार्य को संपन्न हुए बहुत सारा समय बीत गया हो तो पूर्णभूत, और अगर कार्य अभी अभी समाप्त हुआ हो तो आसन्नभूत। ये इन दोनों के बीच का अंतर होगा। अगला है आपका हेतु हेतु मदभूत। हेतु हेतु मदभूत क्या है? जब कार्य भूतकाल में पूरा होना था लेकिन हो नहीं पाया। जैसे कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, कि यदि पहले बारिश आ गई होती तो आज जो मेरी फसल है वो बहुत अच्छी होती। तो बारिश जो आनी थी वो कब आनी थी? भूतकाल में आनी थी, लेकिन वो नहीं आई। तो ये क्या हो गया आपका? हेतु हेतु मत भूत, यानी कि कार्य पहले होना था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये थे आपके भूतकाल के 6 भेद। सामान्य भूत कि काम नॉर्मली आपका हो गया। अपूर्ण भूत कि हमें ये नहीं पता कि जो काम चल रहा था वो अभी समाप्त हो गया है या फिर नहीं हुआ। संदिग्ध भूत जिसमें हमें कोई डाउट हो। आसन्न भूत जिसमें कि कार्य जस्ट अभी अभी खत्म हुआ हो। और पूर्ण भूत जिसमें कार्य बहुत समय पहले ही खत्म हो चुका था। हेतु हेतु मदभूत जिसमें कार्य संपन्न होना था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो ये 6 क्या थे आपके भूतकाल के भेद। अगला है आपका वर्तमान के भेद। वर्तमान के कितने भेद हैं आपके पास? 5 भेद हैं। सबसे पहले सामान्य वर्तमान की कोई काम नॉर्मली होता है, जैसे डेली होता है। बच्चा रोता है, बच्चों को कुछ काम नहीं होता, वो क्या करते हैं? रोते हैं। मोहन हंसता है, रीता खेलती है। तो ये नॉर्मली होने वाले काम है। तो जो आपके नॉर्मल होने वाले काम होते हैं वो किसके अंदर जाते हैं? सामान्य वर्तमान के अंदर जाते हैं। दूसरा होता है आपका पूर्ण वर्तमान, जब कार्य पूर्ण हो चुका हो। जो ये पूर्ण वर्तमान है और जो ये आपका आसन्न भूत है, ये पढ़ने में हमें लगभग एक जैसे ही लगते हैं। ठीक है, जब कार्य पूर्ण हो चुका हो वह आया है, लेकिन इसमें जो कार्य है वो अभी अभी पूर्ण हुआ है। संभाव्य वर्तमान क्या हो गया? जिसमें काम के होने पर संदेह हो परंतु उसकी वर्तमानता पर न हो। जिसमें हमें ये तो पता हो कि काम वर्तमान में ही हुआ है लेकिन हमें डाउट है कि वो हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जैसे कि वह लौटा हो, मुझे लगता है कि वो लौट गया होगा लेकिन फिर भी मुझे डाउट है। तो ये किसके अंदर चला गया? संभाव्य। मतलब इसमें मुझे डाउट भी है और ये भी पता है कि वर्तमान में वो आ गया है। तो ये किसके अंदर चला गया? आपका संभाव्य वर्तमान के अंदर चला गया। अगला है तात्कालिक वर्तमान। जब क्रिया वर्तमान में चल रही है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है। तो जिस समय सेंटेंस को बोला जा रहा है अगर उस समय पर काम लगातार हो रहा है तो किसके अंदर चला जाएगा? तात्कालिक वर्तमान के अंदर चला जाएगा। जब मैं सेंटेंस बोल रही हूँ तो मैं एक्चुअली में भी बोल ही रही हूँ। तो बोलते समय यदि क्रिया लगातार चल रही है तो कौन सा काल हो जाएगा? तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। अगला है आपका संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान क्या है? जब कार्य के वर्तमान में होने पर संदेह हो। इसमें क्या है? अब बच्चा रोता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चा रो रहा होगा, मुझे कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है? संदेह होता है कि बच्चा पता नहीं रो भी रहा है या फिर नहीं। इन दोनों में क्या अंतर है? संभाव्य वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान दोनों में क्या होता है? संदेह होता है। लेकिन संदिग्ध में हमें उसकी वर्तमानता पर भी संदेह होता है लेकिन संभाव्य में उसकी वर्तमानता पर संदेह नहीं होता। मतलब हमें इसमें ये कंफर्म होता है कि जिस काम पर हमें डाउट है वो प्रेजेंट में ही होना था। लेकिन संदिग्ध में हमें ये नहीं पता कि काम हो भी रहा है या फिर नहीं, पहले हो गया था या फिर फ्यूचर में होगा। इसमें हमें कुछ भी कंफर्म नहीं होता। लेकिन संभाव्य में हमें वर्तमानता पर पूरा का पूरा भरोसा होता है। ठीक है, अगला है आपका भविष्यत काल। भविष्यत काल के कितने भेद हो गए? 3 भेद। सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतुमत। सामान्य कार्य का भविष्य में न, जैसे कि राम पत्र लिखेगा, आप पेपर देने जाएंगे। संभाव्य क्या होगा? जिसमें संभावना हो कि शायद आज बारिश आ जाए, शायद कल हम बाजार जाएं। तो जिसमें हमें संभावना होती है किसी काम के होने की, कंफर्म नहीं होता, वो किसके अंदर जाएगा? संभाव्य के अंदर जाएगा। हेतु हेतु मद क्या है? जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। जैसे कि वह कमाए तो खाए, कि वो खा तो सकता है लेकिन एक कंडीशन है क्या? कि उसे कमाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर खाना खाना जो है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? कमाने के ऊपर निर्भर करता है। तो खाना भी क्रिया हो गई और कमाना भी क्रिया हो गई, लेकिन एक क्रिया दूसरी के ऊपर निर्भर हो गई। तो किसके अंदर चला गया ये आपका?
भविष्यत के अंदर चला गया। ठीक है, तो ये था आपका काल और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम आपके अगले टॉपिक वाच्य की तरफ। अब वाच्य क्या होता है? क्रिया में ऐसा रूपांतर जिससे जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता के विषय में विधान किया गया है, कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में। मतलब सेंटेंस को बोलते टाइम यदि मेन फोकस हम कर्ता को दे दें तो हो गया कृतवाच्य, यदि हम कर्म पर ज्यादा फोकस करें तो कर्मवाच्य, और अगर हम भाव पे ज्यादा फोकस करें तो हो जाएगा भाववाच्य। तो कृतवाच्य क्या हो गया? कर्म की प्रधानता। कर्मवाच्य में क्या हो गया? कर्म की प्रधानता। भाववाच्य में किसकी प्रधानता हो जाएगी? भाव की प्रधानता हो जाएगी। जैसे कि सबके आपके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। कृतवाच्य बच्चा दौड़ता है, यहां पर मेन कौन है? बच्चा है। बच्चा मैदान में दौड़ाया जाता है कि बच्चे को मैदान में दौड़ाया गया, यहां पर मेन फोकस किस पे चला गया? आपका दौड़ाने पे चला गया, कर्म पे चला गया। तो ये हो गया आपका कर्मवाच्य। अगला है मुझसे खाया नहीं जाता। तो मुझसे जब किसी वाक्य में से शब्द जुड़ जाता है तो वो किसे निरूपित करता है? हमारे मन के भाव को निरूपित करता है। कि जैसे कि कोई आपको खाना ऑफर कर रहा है और आप उसे बोलेंगे कि मुझसे नहीं खाया जाएगा, तो दूसरे आदमी को क्या लगेगा कि ये तो ओवर एक्टिंग कर रहा है, लेकिन आपके मन के भाव तो आपको ही पता है कि हाँ वो चीज आप खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते। तो जब ये से वर्ड जुड़ जाता है किसी शब्द के साथ तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? भाव में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि जिस सेंटेंस में भी से आएगा वो किस में चला जाएगा? आपका भाववाच्य में चला जाएगा। एक और चीज आप इसके अंदर याद रख सकते हैं कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों का इस्तेमाल कृतवाच्य में होता है। क्रमवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होगी और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, कृतवाच्य में सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है। जैसे कि बच्चा दौड़ता है, तो अकर्मक कैसे? ये सेंटेंस में क्या है? ये अकर्मक है। लेकिन बच्चा मैदान में दौड़ता है, बच्चा कहाँ दौड़ता है? मैदान में। वो क्या हो जाएगा? आपका सकर्मक क्रिया। लेकिन दोनों ही सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है? बच्चे के बारे में हो रही है। तो ये हो गया आपका कृतवाच्य। अगला है कर्मवाच्य। बच्चा मैदान में दौड़ाया जाता है, इसकी मेन पहचान होती है ये आपका या फिर बच्चे के द्वारा मैदान में दौड़ा जाता है। तो या तो इस सेंटेंस में क्रिया के साथ ज्यादातर या का इस्तेमाल होता है या फिर के द्वारा का इस्तेमाल होता है। तो अगर आपके किसी सेंटेंस में या फिर के द्वारा का प्रयोग है तो वो किसके अंदर चला जाएगा? आपका कर्मवाच्य के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि मीरा के द्वारा खाना पकाया जाता है। ठीक है, तो पकाया भी हो गया और के द्वारा भी हो गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका क्या हो गया? सकर्मक ही इस्तेमाल होगा हमेशा। जैसे कि मीरा के द्वारा क्या पकाया गया? खाना। बच्चों के द्वारा प्रोजेक्ट बनाया जाता है, तो बच्चों ने क्या बनाया? प्रोजेक्ट बनाया। तो के द्वारा इसमें सबसे ज्यादा मेन होता है इन सेंटेंसेस में अधिकतर। अगर के द्वारा नहीं है तो आपकी जो क्रिया है उसके साथ या का इस्तेमाल जरूर किया गया होगा। ठीक है, तो ये पहचान होती है कर्मवाच्य की। भाववाच्य की पहचान मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इस सेंटेंसेस में अधिकतर किसका इस्तेमाल किया जाता है? से का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि से लगाने से जो आपका सर्वनाम है वो किस में बदल जाता है? भाव में बदल जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके 3 प्रकार के वाच्य। वाच्य को आप सिंपल भाषा में ये भी समझ सकते हैं कि सेंटेंस को बोलने का जो तरीका है वो ही क्या है? आपका वाच्य है। ठीक है, अगर हम अपने कर्ता पर अधिक जोर दे के सेंटेंस को लिख दे तो कर्म कर्ता वाच्य, अगर कर्म पर अधिक जोर दे के लिख दे तो कर्म वाच्य, अगर हम भावना को महत्व देते हैं तो वो हो गया भाववाच्य। अगला है आपका अव्यय या फिर निपात। ये टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। तो अव्यय क्या होते हैं आपके? ऐसे शब्द जिनके ऊपर लिंग वचन कारक आदि के अनुसार कोई प्रभाव न पड़े वो क्या हो जाएंगे? आपके अव्यय। लिंग वचन कारक के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि हमने लिखा मोहन सदा बाजार जाता है। मोहन सदा बाजार जाता है। और दूसरा सेंटेंस हो गया मीरा सदा बाजार जाती है। तो दोनों ही सेंटेंसेस में सदा वर्ड के ऊपर
मोहन या मीरा होने मतलब लिंग होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी प्रकार वचन, जैसे कि बच्चा सदा पढ़ता है, बच्चे सदा पढ़ते हैं। तो एक बच्चे के बारे में बात हो रही है, ज्यादा बच्चों के बारे में बात हो रही है, मतलब वचन के बारे में अगर हम बात करें, वचन को बदल रहे हैं, तो भी इन शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कारक का भी इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे शब्द क्या हो जाते हैं आपके, अव्यय हो जाते हैं। जैसे कि इसका हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि क्रिया की विशेषता न बताने वाले अव्यय। अब जो अव्यय है वो दो प्रकार से आपके विभक्त किए गए हैं। एक तो है आपके नॉर्मल अव्यय और एक वो है जो कि क्रिया की विशेषता नहीं बताते। तो क्रिया क्रिया की विशेषता न बताने वाले अव्यय कितने हैं आपके, चार। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक और स्थितिवाचक। कालवाचक क्या होंगे, जो हमें समय के बारे में जानकारी देंगे। स्थानवाचक जो स्थान के बारे में बात करेंगे। दिशावाचक जो कि दिशा की ओर संकेत करेंगे। स्थितिवाचक कि ऊपर है, नीचे है, बाहर है, भीतर है, कहाँ है वस्तु की स्थिति, या फिर जिसके बारे में बात की जा रही है वो चीज कहाँ स्थित है। तो ये बताने वाले शब्द क्या होते हैं आपके, स्थितिवाचक। ये कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, आप इन्हें रीड कर सकते हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेके आप इन्हें एक बार अच्छे से 2-3 बार रीड कर ले, जिससे कि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि दिशावाचक के अंदर कौन से शब्द जाएंगे और स्थानवाचक के अंदर, स्थितिवाचक और कालवाचक के अंदर कैसे कैसे शब्द जाएंगे। अब आता है आपका मेन टॉपिक कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं आपके, चार मेन भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक एवं विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, चार भेद होते हैं। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब जैसे कि आप पहला सेंटेंस पढ़ सकते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द हुए वो क्या हो गए आपके, क्रिया विशेषण हो गए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण हो गया, और जो विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्या हो गया आपका, क्रिया विशेषण। जैसे कि आपका ये सेंटेंस है, मोहन धीरे धीरे चलता है। तो चल तो रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है, धीरे धीरे। तो यहाँ पर चलने के बारे में भी जानकारी दे दी गई। चलना क्या है, क्रिया है, क्रिया के बारे में जानकारी दे दी। तो धीरे धीरे क्या हो गया आपका, क्रिया विशेषण। और ये अव्यय क्यों है कि लड़का चले या लड़की चले, धीरे धीरे का ही हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। धीरे धीरे के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मोहन अकेला चले या फिर 10 लड़कों के साथ चले, तब भी धीरे धीरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 10 बच्चे धीरे धीरे चलते हैं, एक बच्चा धीरे धीरे चलता है। तो हम लिंग में परिवर्तन कर ले, वचन में परिवर्तन कर ले, या फिर कारक। कारक क्या होते हैं आपके, जो ये का, के, की, में, पे, पर, ये सब होते हैं, ये क्या होते हैं, कारक होते हैं। इनमें भी अगर हम परिवर्तन करेंगे तो भी इन शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए जो ये धीरे धीरे है, ये क्या है, एक अव्यय है, जो कि क्या है, क्रिया विशेषण है। कैसा अव्यय है ये, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण क्यों, क्योंकि इसने क्रिया की विशेषता बताई। अगला सेंटेंस है आपका, जब आप जाएंगे वहां मैं नहीं जाऊंगा। यहां पर गलती हो गई, यहां होना था आपका जहां। तो जहां आप जाएंगे वहां मैं नहीं जाऊंगा, तो यहां पर जाने की विशेषता बता दी। जाना क्या होता है, एक तरीके का काम होता है कि मैं उस जगह पर नहीं जाऊंगी जहां पर आप जाओगे। तो लड़की के बारे में बात कर ले, लड़के के बारे में बात कर ले, एक वचन हो, बहुवचन हो, कोई प्रभाव इन पर शब्दों पर नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके अव्यय हो जाएंगे। और ये क्रिया के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या हो गए, आपके क्रिया विशेषण। अगला है आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, समुच्चय का क्या मतलब हो गया आपका, जोड़ना। अब ऐसा पद जो एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है। तो समुच्चय ने क्या काम किया, आपका जोड़ने का काम किया। जैसे कि आपके अलग अलग सेंटेंस है, मोहन खेल रहा था, सोहन खेल रहा था। इन दोनों सेंटेंस को अगर हम जोड़ दे तो ये किस में बदल जाएगा, मोहन और सोहन खेल रहे थे। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, और का इस्तेमाल किया। तो और क्या हो गया आपका, समुच्चय बोधक हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका अगला सेंटेंस है, रमेश जा रहा था परंतु नहीं गया।
रमेश जा रहा था, अलग सेंटेंस हो गया, रमेश नहीं गया, अलग अलग सेंटेंस हो गए दोनों। लेकिन जब हम इन्हें मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रमेश जा रहा था परंतु नहीं गया। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किसने किया, परंतु ने। रमेश की जगह अगर किसी लड़की का नाम होता तब भी यहाँ पर परंतु ही आता। ठीक है, बहुत सारे लोगों का नाम होता तब भी यहाँ पर परंतु ही आता। लिंग वचन कारक में परिवर्तन होने से परंतु पर प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये हो गया अव्यय। लेकिन इस अव्यय ने क्या काम किया, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया, तो ये क्या हो गया, समुच्चय बोधक। ठीक है, इसी प्रकार अगला है आपका संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होंगे, जो कि आपका संबंध बताने का काम करेंगे। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाता है। जैसे कि राम घर तक गया, तो राम कहाँ तक गया, घर तक गया। तो राम के और घर के बीच में, राम के और जाने के बीच में संबंध इसने बताया है, तो ये हो गया आपका संबंध बोधक। तक शब्द यहाँ पर क्या है, आपका संबंध बोधक है। नौकर के बिना काम नहीं चल रहा, तो बिना शब्द क्या हो गया, यहाँ पर आपका संबंध बोधक हो गया, क्योंकि इसने नौकर के और काम के बीच में संबंध बताया कि नौकर के बिना काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो ये हो गया आपका संबंध बोधक। कुछ संबंध बोधक शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि तक, भर, बिना, बाद, द्वारा, लिए। ये सब शब्द अगर सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल है तो वो क्या हो जाएंगे, संबंध बोधक। अगला है आपका विस्मयादि बोधक। जिन अवयवों से खुशी, दुख, घृणा आदि के भाव हमें शो हो, वो क्या हो जाएगा, आपका विस्मयादि बोधक हो जाएगा। जैसे वाह क्या बात है, शाबाश तुम पास हो गए, अच्छा, ठीक, वाह, मतलब ये हमारे इमोशन को बताते हैं। अगर हम कोई बच्चा, कोई एक्साइटिंग बात हो गई तो हम एकदम क्या बोलेंगे, वाह। तो अचानक से जब हमारे मुख से कुछ शब्द निकलते हैं जो कि हमारी भावना को दिखाते हैं कि वो खुशी हुई है, हमें दुख हुआ है, या फिर हम सरप्राइज हो गए, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, आपके विस्मयादि बोधक है। अब अगर कोई लड़का खुश होगा तो वो भी वाह कहेगा, लड़की खुश हो गई तो वो भी क्या कहेगी, वाह ही कहेगी। तो ये क्या हो गए, आपके अव्यय हो गए, लेकिन इन्होंने हमारी भावना को बताया, तो ये कैसे अव्यय हो गए, विस्मयादि बोधक अव्यय हो गए। ठीक है, अगला जो टॉपिक है आपका वो है निपात। निपात क्या होते हैं, किसी शब्द समूह या पूरे वाक्य को अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या होते हैं, आपका निपात। निपात का मेन काम होता है फोकस देना। फोकस यानी अगर हम किसी चीज पर जोर डाल के कोई बात कहते हैं तो वो क्या होता है, आपका निपात होता है। जैसे कि मैं कहूं क्या वह जा रहा है, तो क्या मैं जोर से बोली, तो इस वजह से जो ये क्या हो गया, ये क्या है, निपात। मेरा छोटा भाई आज वहां नहीं जाएगा, वहां पे इस सेंटेंस को बोलते टाइम थोड़ा तेज दबाव दिया जाएगा, तो वो क्या हो गया, आपका निपात हो गया। इसी प्रकार क्या अच्छी पुस्तक है, तो सेंटेंस बोलते टाइम हम किसी एक शब्द को जब थोड़ा जोर लगाकर बोलते हैं तो वो शब्द क्या कहलाता है, आपका निपात कहलाता है। जैसे कि बच्चा भी जानता है, तो भी को बोलते टाइम हमने फोकस दिया, तो भी क्या हो गया, आपका निपात हो गया। तो ये थे आपके हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।